गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी ज्योग्राफी की बुक में हमारा तीसरा चैप्टर हमने कल कंप्लीट किया था बच्चों। साथ ही साथ अभ्यास के प्रश्नों को हमने करने का प्रयास किया था। पहला प्रश्न जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों का हमें उत्तर देना था, मैंने आपको बताया। मैं एक बार पुनः रिवाइज़ करा देती हूँ बच्चों, आपको मैं इसके आंसर्स भी बताती जाती हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन था हमारा, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिज, जिसमें मैंने आपको नमक का नाम बताया, पेंसिल ग्रेफाइट से बनी हुई होती है, कोयला, ऐसे ही अन्य कोई भी 3 अगर आपको आते हैं नाम, जैसे कि तांबा, लोहा, जस्ता, है ना, कुछ भी आप 3 खनिजों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है। अयस्क क्या होते हैं? अयस्क मैंने बताया कि जिन शैलों से खनिज का खनन किया जाता है वे शैल अयस्क कहलाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, धात्विक खनिजों में अयस्क के सामान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अयस्क आग्नेय और कायांतरित शैली जो होती हैं, चट्टानें, उनमें पाए जाते हैं। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न था, 2 प्राकृतिक गैस संपन्न प्रदेशों के नाम बताएंगे। तो इसके अंदर यहाँ पर मैं झारखंड हटा रही हूँ बेटा। इसके अंदर सबसे पहले तो हमने जैसलमेर का नाम लिया है। ठीक है। जैसलमेर के बाद में आप बॉम्बे हाई लिख सकते हैं, बॉम्बे हाई। ठीक है। बॉम्बे हाई जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। गुजरात में भी इसके भंडार पाए गए हैं। ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन था कि निम्न में से आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बायोगैस का, तटीय प्रदेशों में आप जानते हैं महासागर सागर होते हैं तो ज्वारी और पवन ऊर्जा का, और शुष्क प्रदेश हैं जहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, हवाएं होती है, तो पवन और सौर ऊर्जा का। ठीक है। मैंने प्रश्न के उत्तर यहाँ लिख के भी दिए हैं आपको। 5वां प्रश्न है, 5 तरीके जिससे आप घर में ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, घर में बिजली, पंखे, इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं, उनकी जब तक आवश्यकता ना हो तो उसे बंद करना, सब्जी बनाते समय प्रेशर कुकर का प्रयोग करना, प्राकृतिक हवा, प्रकाश, जैसे खिड़की दरवाजे खुले रखकर उनका उपयोग करें ताकि ईंधन की भी और बिजली की बचत कर सकें। गैस पे बनाते हैं खाना तो पहले से काटना, धोना, ये सब काम पहले करें तो क्या होगा, ईंधन की बचत हो जाएगी। इसी तरह आजकल नए बल्ब चले, आपने देखा होगा CFL बल्ब चलते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, उनका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आपका जो है ईंधन की बचत होगी, ऊर्जा की बचत होगी। फिर आते हैं आपका दूसरा प्रश्न जो कि आपको यहाँ दिया है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज की विशेषता नहीं है? तो इनमें विशेषता कौन सा नहीं है? तो मैंने आपको इसमें आंसर लगाया है। देखिए, पहला, ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं से निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही है। ये निश्चित रासायनिक संगठक होते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है, वे असमाप्य होते हैं। खनिज जो होते हैं समाप्त होने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि वो समाप्त नहीं होते हैं। अगर हम इसका प्रयोग करते चले जाएंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे, तो ये गलत है यहाँ पर। तो ग पे हमने निशान लगाया है, और इनका असमान वितरण होता है, जैसी जैसी जहाँ की प्रकृति होती है इसके अनुसार ये होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसमें हमारा आंसर होगा ग। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे अग्रणी तांबा उत्पादक है? तो देखिए, इसमें मैंने निशान लगाया आपके ख पर। चिली जो राष्ट्र है वह विश्व का सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादक राष्ट्र है। फिर तीसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई गैस में द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG को संरक्षित नहीं करेगी, बचाएगी? समझ में आया? खाना बनाने से पहले अगर दाल भिगो लेंगे तो क्या होगा, दाल जल्दी पक जाएगी तो गैस बचेगी। प्रेशर कुकर में खाना बनाएंगे तो हमारी गैस बचेगी। खाना पकाते से पूर्व भी हम सब्जियां काट लेंगे तो हमारी गैस बचेगी। लेकिन खुली कढ़ाई में हम धीमी आंच पर खाना पकाएंगे तो गैस थोड़ी ना बचत होगी, बल्कि गैस की क्या होगी, खपत ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर गह सही है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है तीसरा, वो है कि कारण बताइए। तो कारण बताइए जो प्रश्न है, उसमें हम 1, 2, 3, 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको कॉपी में आंसर लिख रही हूँ और बता रही हूँ। तीसरे में है पहला क्वेश्चन, बड़े बांधों के निर्माण से पूर्व पर्यावरण पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि जब भी बांध बनाते हैं तो वनों को काट के बनाए जाते हैं। वहाँ पर अगर बांध बनाएंगे तो बहुत बड़ा जो हमारा भूमि का स्तर क्षेत्र होता है वो जलमग्न हो सकता है ना। उनको बनाने से भूकंप, भूस्खलन आदि के आने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इन कारण हमें क्या करना चाहिए, इन 3 कारणों की वजह से हमें ध्यानपूर्वक पर्यावरणीय पहलू का ध्यान रखना चाहिए।
फिर दूसरा प्रश्न आता है, अधिकांश उद्योग कोयला खदानों के पास क्यों केंद्रित होते हैं। देखिए, कोयला क्या है, एक ईंधन के रूप में काम लिया जाने वाला खनिज है। किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर कोयले का बहुतायत में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए कि जब लोगों की कोयला की आवश्यकता होती है तो इंडस्ट्रीज़ कोयला के पास में इसलिए लगाई जाती है कि कोयला क्या है, खनिज भारी होता है और उसको अगर इंडस्ट्रीज़ के पास उठा कर ले जाया जाएगा तो उसके अंदर ले जाने का खर्चा भी होगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, उद्योग जो होते हैं वो कोयला केंद्रों के पास ही होते हैं। दूसरा कारण होता है, कोयला शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनकी मांग अधिक होती है, इसलिए लोग इसके पास ही जाकर अपने उद्योग धंधे को स्थापित करते हैं। तो 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए। तीसरा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो काला सोना किसको कहा जाता है ये भी प्रश्न बनता है। तो काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। इसको काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान होता है और दूसरा इसको बनने में भी क्या लगता है, काफ़ी समय लगता है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इसे काला सोना कहा जाता है। फिर आता है अगला चौथा प्रश्न इसी का, आखनन पर्यावरण चिंता का विषय हो सकता है, क्यों हो सकता है। देखिए, जब आखनन होता है तो खुले में गर्त वाली खनन प्रक्रिया से जो मिट्टी धूल होती है वो पर्यावरण में बड़ी मात्रा में फैल जाती है और क्या कर देती है, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देती है। इसीलिए ये क्या होता जा रहा है, चिंता का विषय बनता जा रहा है। चलिए अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर, जो है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आपको दिए गए हैं, चारों में दोनों के बीच डिफरेंस बताने हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में क्या अंतर होता है। मैं एक एक का उत्तर आपको लिखा हुआ मैं बताती हूँ। देखिए, मैंने बीच में लाइन खींची है, एक तरफ परंपरागत दूसरी तरफ गैर परंपरागत लिखा है। तो देखिए, परंपरागत का पहला है, इनका उपयोग मनुष्य लंबे समय से उपयोग में लेता आ रहा है। यानी परंपरागत कहते ही उनको हैं जिसको हम लगातार प्रयोग में लेते आ रहे हैं। लेकिन गैर परंपरागत क्या होता है, इनका उपयोग परंपरागत जो हमारे सोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उनके विकल्प के रूप में हम इनका प्रयोग करने लगे हैं। तो पहला अंतर कि वो शुरू से चलते आ रहे हैं और इनको हम विकल्प के रूप में प्रयोग में ले रहे हैं। दूसरा, इनके भंडार जो है परंपरागत के सीमित हैं, जबकि गैर परंपरागत जैसे सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा होती है, इनके भंडार क्या है, असीमित होते हैं और ये रोज़ बनाए जा रहे हैं। तीसरा है कि इनके उपयोग करने से प्रदूषण फैलता है परंपरागत से, जबकि गैर परंपरागत से उपयोग से कोई पोल्यूशन नहीं फैलता है। और उदाहरण की बात करें तो इसमें आते हैं कोयला है, पेट्रोलियम है, ये इसके उदाहरण हैं। जबकि गैर परंपरागत के उदाहरण कौन से हैं, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो ये 4 अंतर मैंने आपको बताए, यहाँ पे ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। दूसरा है बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर। बायोगैस कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है। प्राकृतिक गैस कौन है, ये तो प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति से हमें शैलों के बीच तरल रूप में पाए गए हैं। दूसरा होता है, ये किससे बनाई जाती है, जैविक अपशिष्ट है, गोबर आदि से बनाए जाते हैं। जबकि ये किससे बनाए जाते हैं, जो हमारे पेट्रोलियम निक्षेप के साथ में ये तरल रूप में पाए जाती हैं। ठीक है। फिर आता है उपयोग, इसका उपयोग खाना बनाने में, बल्ब जलाने में किया जाता है, जबकि प्राकृतिक गैस का उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये अंतर मैंने आपको 3 बताए बायोगैस और प्राकृतिक गैस में। अब हम चलते हैं लौह और अलोह खनिज के बारे में अंतर। लौह जो खनिज होता है, इन खनिजों में लोहे के अंश पाए जाते हैं और जो अलोह खनिज होता है इसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं, पहला अंतर। दूसरा अंतर, लोह अयस्क जैसे मैग्नीज, क्रोमाइट उदाहरण हैं इसके, उसके अंदर होते हैं सोना, चांदी, तांबा आदि इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है। फिर आते हैं चौथे, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर। धात्विक खनिज क्या होता है, जिन खनिजों में से धातु प्राप्त होती है वो धात्विक खनिज, जिनसे खनिजों में धातु प्राप्त नहीं होती है वह अधात्विक होता है, जिन्हें पीट कर पतली कतरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि अधात्विक को पीटने से ये टूट जाते हैं। तीसरा अंतर होता है, धात्विक जो होती हैं खनिज उनमें चमक होती है, जबकि अधात्विक में चमक नहीं होती है। धात्विक के उदाहरण है लोहा, सोना, चांदी आदि, और अधात्विक क्या होते हैं जैसे कोयला, अभ्रक, पेट्रोलियम आदि। तो इस प्रकार से ये 4 अंतर मैंने आपको धात्विक और अधात्विक में बताए हैं।
तो इस प्रकार से पुस्तक के अंदर आपके पाठ 3 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी के प्रश्न मैंने आपको आज करवाए हैं। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि विश्व का सबसे पहला विद्युत उत्पादन करने वाला, जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था नॉर्वे है, तो आपको ये आना चाहिए। इसी प्रकार मैंने आपसे पूछा था विश्व का सबसे पहला सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ पर है, तो आपको मैंने बताया था स्कॉटलैंड में है। पेट्रोलियम शब्द की स्थापना शब्द का क्या अर्थ होता है? पेट्रोलियम लैटिन भाषा के पेट्रा और ओलियम शब्द से बना है, यानी तेल से लिया गया है ओलियम शब्द। पेट्रा शब्द लिया गया है शेल से, इसलिए इसको पेट्रोलियम यानी शेल का तेल कहा गया है। सीएनजी गैस क्या होती है, मैंने ये बताया था आपको। ये भी एक प्रश्न बनता है। ये क्या है? एक पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, जिनको हम जो पोल्यूशन कम फैलाती है अपेक्षाकृत पेट्रोलियम और डीजल की अपेक्षा। तो ऐसे मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न आपको बताए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको याद करने हैं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न मल्टीपल चॉइस के होंगे। आपको ए ब स द में से ही जवाब देना होगा, ठीक है। तो आपको मैंने एक प्रश्न और भी बताया था, शेल किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, ठीक है। खनिजों का निष्कर्षण करने की क्या विधियाँ हैं, ठीक है। खनिजों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, खनिज किसे कहते हैं, तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको याद करना है। मैं एक बार पुनः बता देती हूँ। खनिज है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, वो क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी अपनी अपनी होम